Hey guys, welcome back to my channel. This is Priya Chauhan here and I hope you all are guys well. So guys, आपकी प्रिपरेशन जो है आशा करती हूँ मैं बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बाकी जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो आगे, तो इसी मेहनत से जो भी आप करते जाइए, आपको भी आपका भी एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर क्लियर होगा। सो गाइज, आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है इस चीज़ के ऊपर कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी, कितने टाइम मैंने पढ़ा था और एक दिन में मैं कितने घंटे इन्वेस्ट करती थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, और इसी के साथ साथ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन कब शुरू की थी, मैंने क्या क्या कवर कर लिया था और कौन कौन सी बुक्स जो है मैंने इस्तेमाल की थी, इसके बारे में रहने वाली है। तो गाइज़, ये वीडियो उनके लिए जो आगे प्रिपरेशन अपनी करना चाह रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए और आगे दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सो गाइज़, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी, तो वो जो प्रिपरेशन की थी वो मैंने सिर्फ सीपीओ के लिए की थी। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहूँगी, बिकॉज सीपीओ का एग्ज़ाम देने के बाद जो है मैंने प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल ही छोड़ दी थी। सिर्फ एक आप कह सकते हो जीके ही ऐसा पोर्शन था जो मैं कर रही थी डेली। इसके अलावा मैंने ऑल थिंग्स जो भी थे सब्जेक्ट्स जो थे वो मैंने कुछ भी वो नहीं किए थे। गाइस, मैंने जो प्रिपरेशन अपनी शुरू की थी वो की थी 23 जुलाई से। अब 23 जुलाई एग्जैक्ट डेट मुझे कैसे याद है, बिकॉज इसलिए मुझे याद है क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज़ प्लान करके की थी, किस तरह से मुझे कब अपनी तैयारी शुरू करनी है, और इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था जो कि मैं आगे कभी आपको बताऊँगी। तो गाइज़, सीपीओ ही क्यों चुना मैंने और आप किस तरह से कौन से एग्ज़ाम के लिए जाएं, इसके लिए भी हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपको पता होने चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से पोर्शन में लग सकती है और कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आप आगे जा सकते हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो में हम बात कर लेंगे। अब गाइस, 23 जुलाई से मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। जून में फॉर्म निकले थे सीपीओ के, मैंने वो फिल किया था सब कुछ सोच समझ के, और सिर्फ एक ही माइंडसेट रखते हुए कि मुझे सीपीओ निकालना है किसी भी तरह से, मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। इसके बाद हुआ ये कि उस टाइम एग्ज़ाम जो होने वाले थे सीपीओ के वो होने वाले थे सितंबर के लास्ट वीक में, बट हुआ ये कि उस टाइम कोविड का सिचुएशन ऐसा बन गया था कि वो सितंबर से पोस्टपोन होकर वो नवंबर शिफ्ट हो गए लास्ट वीक। और गाइज, जो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी 23 जुलाई से, तो मैंने अपना वीकली स्केड्यूल रखा हुआ था कि मुझे पर्टिकुलर वीक में जो है मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। टू डू लिस्ट मेरी हमेशा रहती थी उसमें कि आज मुझे क्या क्या करना है, कितनी चीज़ें ख़त्म करनी है। तो गाइज, ये होता था कि वीक में 5 डेज़ जो है वो मैं अपना सारी चीज़ें सीखने के लिए, चैप्टर्स ख़त्म करने के लिए जो है मैं रखती थी, और लास्ट के जो 2 डेज़ होते थे सैटरडे एंड संडे वो कम्प्लीटली मैं रिविज़न के लिए रखती थी। और उन सभी चीज़ों की इसमें रिवीजन आ जाती है जो जो चीज़ें करने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। वो चीज़ें नहीं जो मैंने कर चुकी हूँ बहुत आसानी से कर दी, उनकी रिवीजन नहीं की बात नहीं कर रही मैं। वो चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी थी और उसमें मेरा बहुत टाइम जाता था, तो उनकी रिविजन मैं जो है हर सैटरडे संडे करती थी। तो इसमें क्या है गाइज, अब मैं पहले आपको बता देती हूँ मैंने बुक्स कौन कौन सी यूज़ की थी। गाइज, बुक्स जो है वो आपको लिमिटेड रखनी है, ढेर नहीं लगाना बुक्स का। 4-5 बुक्स रखिए और उन्हीं को जितना हो सके एक बार कंप्लीट हो जाए तो दूसरी बार दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे बुक्स में जो है मैंने रखा था, सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स जो कि मेरा बिल्कुल फियर फैक्टर था कि मुझे मैथ्स जो था उसमें मैं कुछ ज़्यादा ही वो करती थी कि यार ये कैसे करेंगे, मेरे बस की है नहीं, और मैंने इतना ज़्यादा कभी इंटरेस्ट लिया नहीं है। आई गेस कि मुझे 10th में लास्ट मैंने जो इंटरेस्ट लिया था मैथ्स में वही था, और उसमें भी स्कोर जो है थोड़े से डगमगा गए थे जिसकी वजह से मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट ही बिल्कुल हो गया था। तो ठीक है, अपना बेसिक भी मुझे कंप्लीट करके चलना था। और गाइस देखिए, जब मैंने 23 जुलाई से जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरे पास सिर्फ 35 डेज़ थे कि मैं अपना सब कुछ पूरा करवाऊँ। इसी में रिविजन डेज़ भी था और इसी में सिलेबस कंप्लीट करने का भी था, इसी में मुझे मॉक टेस्ट भी देने थे क्योंकि उस टाइम सितंबर का ही पता था मुझे, जो कि हमें नोटिफिकेशन में दिया गया था। बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होने वाला था, बट मैंने पूरा माइंड प्रिपेयर कर लिया था। कोई बात नहीं, अपना लगा देते हैं, पूरा रिजल्ट देखा जाएगा जो भी होगा। एटलीस्ट ये होगा कि अपना जितना बेस्ट दे सकते थे दिया। तो गाइस, मैथ्स में मैंने जो बुक इस्तेमाल की थी वीडियो मैं पूरी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाके। मैथ्स मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने जो है राकेश यादव के नोट्स इस्तेमाल किए थे और
प्रैक्टिस के लिए मैंने किरण की प्रीवियस ईयर यूज़ की थी। बस ये 2 बुक्स थी मेरे पास मैथ्स की जिससे मैंने प्रिपेयर किया है। राकेश यादव के नोट्स में से मुझे अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी प्रिपेयर करने में। अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरह से किए जाते हैं वो, और जब जैसे ही मैंने अपना बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया था उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर किरण से करना शुरू कर दिया था। हर एक चैप्टर वाइज जो है मैं प्रीवियस ईयर लगाती थी, और मेरा वीकली टारगेट भी यही होता था कि मैं 2 चैप्टर्स रखती थी कि मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि आप देख सकते हो 35 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो एक वीक में मेरा मैथ्स का टारगेट ये होता था कि मुझे 2 चैप्टर तो अच्छे से करने ही है ख़त्म, और वो भी अच्छे से करने की एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भी डाउट रहता था जिसमें भी मैं फंसती थी तो मैं सैटरडे और संडे पूरा लेकर बैठती थी वो दिन कि जिन जिन क्वेश्चंस में मैं फंसी हूँ तो उनमें मैं सर्कल कर देती थी कि इन्हीं की मुझे रिवीजन करनी है। जो क्वेश्चन गाइस एक बार में हो जाते थे उनकी मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी दोबारा, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे आदत है, उसमें टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से मैथ्स का था मेरा कि मैंने 2 चैप्टर का अपना बनाया हिसाब की एक वीक में ख़त्म करने हैं, सैटरडे संडे बैठ के अच्छे से रिविजन की। इसके बाद दूसरा जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट पोर्शन था वो था जीके। हालांकि गाइस देखिए जीके जो है अगर नॉर्मल बोलूँ तो मुझे पता थी, थोड़ा थोड़ा हर सेक्शन का पता था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ तो एनसीईआरटी मुझे पढ़ानी होती है। अब एनसीईआरटी में जो चीज़ें आती है तो कुछ बेसिक जो चीज़ें थी वो तो मुझे पता थी, बट मेन प्रॉब्लम थी उसको याद रख पाना। तो पता होना एक अलग बात होती है और याद रख पाना एक अलग बात होती है। तो मेरा माइंड सेट कुछ ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी मतलब चीज़ों को भूल जाती हूँ, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना था कि किस तरह से मैं जो है पढ़ती रहूँ कि मेरे को ये याद भी रहे। तो उसी के लिए एक ही फंडा है, उसका आप रिवाइज करते रहा करो। इसके लिए और कोई आपके पास कह सकते हैं कि और कोई चारा नहीं है आपके पास रिवीजन के अलावा, और रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से आता जाएगा। तो जीके गाइस जो है मेरी एनसीईआरटी से थोड़ी बहुत क्लियर थी, थोड़ी बहुत नहीं मतलब ठीक ठाक क्लियर थी, और बस मेरे को मेन प्रॉब्लम थी याद रखने की, तो उसके लिए मैं रिवीजन करती थी। और कुछ चीज़ें मैंने लूसेंट में से पढ़ी थी, लूसेंट मैंने पूरी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने लूसेंट में से पढ़ी थी। जैसे हिस्ट्री का काफ़ी कुछ पोर्शन मैंने जो है कवर किया था, और जो स्टैटिक जीके आप बोल सकते हैं स्टैटिक जीके मैंने पढ़ी थी। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए गाइज मैं स्टडी IQ की वीडियो देखती थी डेली बेसिस पे, जो भी करंट अफेयर्स में आता था तो वो सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे देखती थी। जैसे जैसे एग्ज़ाम आने वाला था तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने प्रिपेयर करने थे, तो उसके लिए जो है मैंने यूट्यूब पे ऐसी जिसमें सर्च करके कि लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर वीडियो जो पूरा एक आपके पास सीरीज़ में ही आ जाता है, तो उस तरह से मतलब मैं वीडियोस जो है देख लिया करती थी जब भी मेरे को मतलब फ्री टाइम भी मिलता था या फिर मेरा कुछ और करने का मन करता था, उस टाइम मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट करती थी अपने। और इसके अलावा गाइज जो है रीजनिंग के लिए गाइज मैंने कोई बुक नहीं परचेज़ की थी, और मेरे ख्याल से जो मैं अपने आप को गलती बताऊंगी वो शायद यहीं रह गई जिसकी वजह से CPO जो था वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, और रीजनिंग ही वो मेरा मतलब वो बन गया जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। आपको मैं बता दूं कि 2 ही मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैं मान के चल रही थी जिसमें मेरे को था कि इसमें तो मैं अच्छा स्कोर कर लूँगी, बस मेरे को मैथ्स और जीके में से इतना कवर करना है कि कट ऑफ से ऊपर मतलब कम से कम 10-12 नंबर ऊपर आ जाएँ। तो इसमें ये चीज़ थी कि इंग्लिश और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि इसमें मेरे 35+ आ जाते थे मार्क्स अगर वैसे भी मैं बताऊँ आपको बिना उसके। तो बट हुआ ये कि रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं की थी, जस्ट प्रीवियस ईयर की मेरे पास जो CPO की बुक थी उसी में से हर सेट में से मैं रीजनिंग का लगा लेती थी। जो भी चीज़ें मुश्किल लगती थी वो खैर दोबारा करती थी, मैं देखती थी कैसे हो पाएगा। तो रीजनिंग की गाइज आप प्लीज़ अगर लाइटली ना लें, मैं कहने का मतलब ये है जैसे मैंने लाइटली लिया तो मेरे को भुगतना पड़ा उसका, ठीक है। मैं रीजनिंग में ही मैं फंस गई जाके वहाँ पे एग्ज़ाम में, और रीजनिंग की वजह से मेरा सारा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गया, और जो था पेपर में मैं एग्ज़ाम मेरा थोड़े ही मार्क्स से रह गया। तो रीजनिंग के आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, बस ये है कि उसमें सारे चैप्टर्स आपके अवेलेबल होने चाहिए जो आप प्रैक्टिस कर पाएँ डेली बेसिस पे। ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब मेन फैक्टर है आपका ये मार्क्स दिलवाने में। तो रीजनिंग मैंने जो है कुछ इस तरह से प्रीवियस ईयर से किया, बट मैंने आपको बता दिया कि आप एक बुक ले लीजिएगा, किरण की ले लीजिए प्रीवियस ईयर, तो उससे क्या होगा कि डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद इंग्लिश जो है मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया, इंग्लिश गाइज मैंने नीतू सिंह की मैम की बुक से किया था। उनकी बुक में जो भी पूरा ग्रामर का पोर्शन दे रखा है काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस जो हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि अगर कोई CPO के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो रीजनिंग का इंग्लिश का अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो, अगर बेसिक आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। हालांकि बेसिक में मेरी इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर थी, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती हूँ और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। तो उसकी वजह से इंग्लिश जो मेरा मतलब वो था कि इसको मेरा स्ट्रॉन्ग, मतलब आप कह सकते हो कि मैं अपनी तरफ से अपना स्ट्रॉन्ग वो मानती थी कि ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है मेरा, जो मेरा क्लियर करा एटलीस्ट इसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसमें आए भी थे नो डाउट। तो गाइज इस तरह से मैंने इंग्लिश जो है वो प्रिपेयर किया। अब इसके अलावा कितने कितने घंटे में किस किस सब्जेक्ट्स को देती थी, गाइज ये सबका अपना अपना होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मैंने किस हिसाब से किया था, सबका अपना हिसाब होता है, किस हिसाब से आप टाइम दे सकते हैं। तो गाइज देखिए, मैथ्स मेरा सबसे ज़्यादा वीक पोर्शन था, तो मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दिया था मैंने पूरे ही जब तक मैंने तैयारी की थी तब तक के लिए। और मैथ्स में आप कह सकते हो कि मैं 4-5 घंटे आराम से मैथ्स को दे देती थी। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू देती थी, किसी के बस की नहीं होती इतना कि वो कंटिन्यू पढ़ पाए। तो ये होता था मेरा कि कभी स्टार्टिंग में तो मुझे आधा घंटा बैठने में बड़ी मुश्किल होती थी मैथ्स में, क्योंकि आपको पता ही है जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो फिर वो बोरिंग लगने लगती है, नींद आने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है। बट जैसे जैसे समझ आता गया, ट्रस्ट मी गाइस, आप बैठ जाओगे, 2 घंटे भी आप बैठ जाओगे। तो होता ये था मेरे साथ कि स्टार्टिंग में तो बड़ी मुश्किल आई कि भाई समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या करें। बहुत मेहनत किया मैंने मैथ्स का हर एक चीज़ ढूंढने में कि ये चीज़ कहाँ से। ऐसा नहीं कि मुझे कोई भी चीज़ एक रखी हुई मिल गई कि भाई यहाँ से आप सारा पढ़ लो, इस टीचर से पढ़ लो तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हर चीज़ के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ी। मतलब नेट पे कभी यूट्यूब पे सर्च करती थी, कभी नॉर्मली गूगल पे कोई क्वेश्चन डाल दिया, उससे मैंने फिर हेल्प ली। सारी चीज़ें मुझे अलग अलग जगह से इस तरह से समझ आई है। मैंने मोटा मोटा आपको प्रैक्टिस का बता दिया कि किरण से की थी मैंने, और राकेश यादव के नोट्स इस्तेमाल किए थे अर्थमेटिक के लिए। तो उसमें हुआ ये कि अब किरण से करते करते कुछ क्वेश्चन बीच में ऐसे फंस जाते जो मुझे उनका मेथड भी समझ नहीं आता था, या कुछ भी जो चीज़ थी वो जाती नहीं थी दिमाग में। तो उसके लिए फिर मैं गूगल पे सर्च करती कोई और मेथड है क्या जिससे मुझे समझ आ जाएगा, और मिलते भी थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी। जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे आपकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। और गाइस देखिए, सबका तरीका अपना अपना होता है पढ़ने का, और सब अपना अपने हिसाब से टाइम देते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें तैयार करते हैं। तो गाइस मैंने भी इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं था कोई गाइड करने वाला था कि हाँ भाई यहाँ से कर लो। वही आपके पास यूट्यूब भी है जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो। तो गाइडेंस तो हालांकि नहीं ली थी, हाँ बट हेल्प ज़रूर ली थी मैंने। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो यूट्यूब से मुझे समझ आए थे। जैसे कि अगर मैं मैथ्स में बात कर लूँ तो मुझे पवन राव सर का ज्योमेट्री पोर्शन इतना ज़्यादा बेस्ट लगा था। मतलब मुझे लगा नहीं था कभी मुझे ज्योमेट्री इतनी अच्छी तरीके से समझ आएगी और मैं क्वेश्चन इंटरेस्ट लेके करूँगी। बट उनका पढ़ने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट करने शुरू कर दिए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली थी एग्ज़ाम में। हालांकि मैथ्स में मेरे उस हिसाब से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे 30 अराउंड भी आ पाएंगे 50 में से, क्योंकि पहले जो ऐसे ही एग्ज़ाम देती थी मैं उसमें 3-4 नंबर ऐसी गलती से आ गए, वो भी जो एकदम ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो। अदरवाइज इसके अलावा ज़्यादा आते नहीं थे, और आते भी हैं तो इतना टाइम मैनेजमेंट मेरा वो था नहीं कि मैं उनको अटेम्प्ट कर पाऊँ। कर तो लोगे आप टाइम लगा के, पर वही तो बात है ना कि टाइम के अंदर कैसे करना ये आपको मैनेज करना होता, वो सब नहीं आता था। तो गाइज इस तरह से जो है मैंने मैथ्स में किया था। उसके बाद जीके का मैंने आपको बता दिया कि जीके में मैं कितना टाइम देती थी। तो आप कह सकते हो कि जीके में हर एक पर्टिकुलर अपना लेकर चलती थी, एक बार में 2 डिफरेंट सब्जेक्ट लेके जीके के अंदर। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री ले रही हूँ तो हिस्ट्री के साथ मैंने ज्योग्राफी ले लिया, अगर मैं सिविक्स ले रही हूँ तो सिविक्स के साथ मैंने इको। हर एक वीक का मेरा कुछ ऐसा टारगेट रहता था कि इसके साथ ये मुझे कंप्लीट करना पड़ के। तो इस तरह से जो है मैंने ये किया था। और इसके बाद अगर बात करें टाइम कितना दिया था, तो टाइम गाइज आप पूरे दिन में लगा लो कि जीके ऐसा पोर्शन था शायद 2 घंटे में दे देती होंगी, और आराम से इतना तो दे ही देती होंगी। मतलब कुल मिला के बताया मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा। इसके अलावा करंट अफेयर्स का अलग है, क्योंकि जीके ऐसा पोर्शन था थोड़ा सा मेरे लिए बोरिंग भी हो जाता था। और क्योंकि मैथ्स तो था कि चलो समझ जैसे जैसे आती गई, इंटरेस्ट आने लगा, पर जीके फिर भी मेरे से नहीं हो पाता, मतलब इतना ज़्यादा मतलब याद वाद का। ये है कि एक मेथड बता दो, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन दे दो, वो तो मुझे फिर भी ईजी लगता है करने के लिए। तो काफ़ी लोगों का जीके स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने देखा है अक्सर कि 40 में से 35 मार्क्स लाने वाले भी बच्चे थे। तो कांस्टेबल जो मेरे मार्क्स आए थे जीके में, वो 40 में से 26.25 मार्क्स थे। और मुझे इतना बिलीव नहीं था कि मतलब अपने ऊपर मतलब इतना आ जाएगा,
क्योंकि जीके था फिर भी मतलब हालांकि पढ़ा तो बहुत कुछ था मैंने, फिर भी एक होता है कि अंदर से कि अगर आपका कहीं ना कहीं वीक फैक्टर रह चुका है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ इतने आप ला पाओगे। बट हाँ कांस्टेबल का जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी मुझे बिलीव नहीं था कि मतलब इतना अच्छा मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो गाइज इसके अलावा क्या हुआ कि 35 डेज़ में मुझे प्रिपेयर करना था, बट पता चला कि अब 35 डेज से एक्सटेंड हो चुका है, अब आपको नवंबर तक का टाइम मिल चुका है। तो मैं बता दूं कि अगस्त के लास्ट तक या आप कह सकते हो 15 सितंबर तक मेरा हाफ सिलेबस ही हो पाया था जो भी मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि पूरा बेस लेवल से उठना था मुझे, बेसिक चीज़ें क्लियर करते हुए एडवांस तक जाना था, जो कि इतना आसान नहीं होता जब खुद आपको चीज़ें हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है हर जगह से। तो गाइज मुश्किल टास्क था, बट मैंने एक भी बार बीच में ये नहीं सोचा कि वैकेंसी इतनी कम है। गाइज ये जो थॉट्स होते हैं ना ये आपको कम्प्लीटली निकालने पड़ेंगे अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर रहे हो। सबसे पहले तो अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मैंने किस तरह से क्या क्या चीज़ें सोची थी। तो एक चीज़ तो मैं बता दूं, मेरे को इस बात की चिंता नहीं थी वैकेंसी कितनी है, क्योंकि मुझे चाहिए थी बस एक सीट उनमें से, और मेरे ख्याल से एक सीट मेरे लिए काफ़ी है, 2-4 तो मैं लेकर बैठ नहीं सकती हूँ। तो उस एक सीट के हिसाब से जो है मैं कैसे प्रिपेयर करूँ कि वो मुझे मिल जाए। ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो मिलने वाली है ना, अब हम उनमें से भी तो बन सकते हैं, ये बोलने के बजाय कि वैकेंसी इतनी कम है। जितनी वैकेंसी है आप उसमें अपनी जगह बनाने के लायक अपने आप को बनाओ ना, बात ये होती है। और मैंने एक भी बार एक्सक्यूज़ नहीं दिया जब एग्ज़ाम गया। ओ माय गॉड इतना ज़्यादा टफ आ गया था एग्ज़ाम। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बोलूँ 25 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था वो आया था, टफ आया था रियल में। उसमें अगर मैं टफ का पोर्शन बता दूं आपको या फंसाने वाला पोर्शन बता दूं तो वो रीजनिंग ही था। और मैंने बताया आपको गलती मेरी थी उसमें कि मैंने रीजनिंग के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं किया था, मैं जस्ट प्रीवियस ईयर लेकर चली गई थी और क्वेश्चंस आ गए थे अच्छे लेवल के। तो गलती गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी गलती एक्सेप्ट करना। अगर आप फिर ये बोलोगे यार वैकेंसी कम है, ये बोलोगे यार स्कैम हो गया या जो भी हो गया, ठीक है, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे जितनी वैकेंसी थी उतनी सीट्स बच्चों को मिल जाएंगी। अब उसमें वही बच्चे शामिल होने वाले जिन्होंने सच में उस लेवल की मेहनत की है। तो बजाय अपने आप पे तरस खाने या दया करने के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइज इस तरह से जो है, और उसके बाद जैसे डेट एक्सटेंड हुई तो मैंने जो है अपना ठीक है, मैंने कहा चलो अच्छी बात है और टाइम मिल जाएगा। मैंने उसी हिसाब से अपना स्केड्यूल बिल्कुल सेम रखा। टू डू लिस्ट मेरी रहती थी हर वीक की कि मुझे इस वीक मुझे क्या कंप्लीट करके चलना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। इंग्लिश की बात अगर मैं कर दूं, ग्रामर पोर्शन जो है वो मैंने हर वीक का मेरा वही 2 चैप्टर्स अगेन 2 चैप्टर्स का टारगेट रहता था। 2 चैप्टर्स गाइज मैं इसलिए टारगेट रखती थी क्योंकि मुझे रिविजन भी करनी है इन सब चीज़ों की। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपने मेरे हिसाब से 40% काम भी नहीं किया, क्योंकि सारा जो निचोड़ है ना आपका वो रिवीजन में ही निकलता है कहीं ना कहीं। क्योंकि रिवीजन में आपके पास बार बार वही क्वेश्चंस आएंगे फेस करने को जो जिसमें आपको डिफिकल्टी हुई थी। तो ये था। इसके अलावा गाइज मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए थे। मॉक टेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये मॉक टेस्ट। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको इससे अपनी परफॉर्मेंस पता लगती रहती है कि आप किस हिसाब से कितना अचीव कर पा रहे हो। तो जब मैं CBO का मॉक टेस्ट लगाती थी, मैंने मॉक टेस्ट ग्रेड अप के लिए रखे थे और ग्रेड अप के मॉक टेस्ट जो है वो मैं लगाया करती थी। जैसे ही मेरा हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया था तब जाके मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था, क्योंकि गाइस कुछ ना कुछ आना भी तो चाहिए ना मॉक टेस्ट देने से पहले कि आप अपनी परफॉर्मेंस देख सको। तो इस वजह से मैंने जो है जब मेरा हाफ सिलेबस पूरा हो गया था तब जाके मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था। और वीकली लगाती थी मैं स्टार्टिंग में, जब मैंने शुरू किया था 1 वीक में 1 ही लगाती थी। और इसके बाद जो है फिर मैंने 1 वीक में 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह से इंक्रीज़ किया था जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ रही थी। और फिर लास्ट में ऐसा हो गया था कुछ कि डेली ही जो है मैं मॉक टेस्ट दे दिया करती थी एक। तो मॉक टेस्ट हालांकि मेरा मॉक टेस्ट में क्लियर तो नहीं हो पाया था, जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे क्लियर नहीं हुए थे मेरे, एक भी क्लियर नहीं हुआ था। एक में तो बिल्कुल मतलब 2-4 ऐसे थे जिसमें बिल्कुल पॉइंट से पास रह गई थी बट क्लियर नहीं हो पाया था। तो अब डेट आ गई 25 नवंबर की, एग्ज़ाम होने वाला था। सिलेबस जो है उसमें से मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रख दी थी बिल्कुल साइड में जो मुझे पता था मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खाने वाली है और इसके बाद जो है क्या पता मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाए, इसके अलावा जो मैं चीज़ें कर सकती हूँ वो भी ना कर पाऊँ। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है मैंने पहले ही असाइड कर दी थी, क्योंकि मेरे पास 6-7 महीने थे नहीं, सिर्फ 4 महीने थे। वो भी बाद में पता चला था कि 4 महीने मिल जाएंगे ऐसे करके। तो वो
चीज़ें स्मार्टली थोड़ा प्ले करना पड़ेगा आपको। अगर टाइम कम है तो उस हिसाब से आप देखो कि क्या चीज़ें आप इतने ही टाइम में और ज़्यादा कवर कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि अलजेब्रा पोर्शन था मेरा मैथ्स में, और अलजेब्रा के अलावा शायद ट्रिगो मैंने हाफ कर लिया था, ज़्यादा एडवांस लेवल का जो था वो नहीं किया था मैंने। इतना कर लिया था कि क्वेश्चन आएगा तो मतलब मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। अगर बेसिक या थोड़ा सा मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन आ गया तो वो मैं अटेम्प्ट कर लूँगी। और अलजेब्रा मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किया था, क्योंकि अलजेब्रा का बेसिक वो आपका जो a+b का होल स्क्वायर, क्यूब, ये नॉर्मल चीज़ें तो पता थी मुझे, बट इसके अलावा जो एडवांस चीज़ें होती है वो मैंने छेड़ा भी। मैंने कहा इतना पोर्शन है, कोई बात नहीं, इसके अलावा मैं वो चीज़ें कर लेती हूँ जो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ, या जीके का ही पढ़ सकती हूँ और इंग्लिश का पढ़ सकती हूँ, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ तो बेटर रहेगा, उसमें मैं मार्क्स गेन कर लूँगी बजाय इसमें फंसने के। तो ये चीज़ें मैंने की। उसके बाद 25 नवंबर को जैसे ही एग्ज़ाम डेट थी, नर्वसनेस थी, फर्स्ट टाइम इतना सीरियस होकर एग्ज़ाम दे रही थी मैं। इससे पहले कभी लाइफ में, मतलब हाँ, अगर आई गेस मुझे याद हो तो मैंने 12th का एग्ज़ाम इतना सीरियस दिया था, और ये उससे भी ज़्यादा सीरियस था, डबल ट्रिपल, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सीरियसली मैंने दिया था एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा नीड भी थी इसकी। और ये मेरा फर्स्ट एंड आप कह सकते हो लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि एज वाइज अगले साल मुझे पता था इतनी जल्दी फॉर्म निकलेंगे नहीं, तो निकलते निकलते मेरी एज जो है वो उसमें से निकल जाएगी। तो गाइस मैंने इसके लिए किया, और वही था कि नर्वस बहुत ज़्यादा थी मैं, क्या होगा क्या होगा। हालांकि इस बीच में मेडिटेशन ज़रूर करती थी गाइस, क्योंकि कई बार ऐसे ख्याल आते थे बीच में, पता नहीं क्या होगा। कर तो रहे हैं प्रैक्टिस, तैयारी भी कर रहे हैं, और चीज़ भी ऐसी चुनी है, मिलेगा नहीं मिलेगा, आते थे ऐसे सवाल, बट ठीक है, अपना फिर दोबारा कंटिन्यू कर लेती थी मैं पढ़ाई वढ़ाई। मैंने कहा चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दिन में अगर मैं कितना टाइम दूँ तो गाइस आराम से लगा लो आप 6-7 घंटे जो थे वो चले जाते थे। अब ये 6-7 घंटे कोई लगातार वाला नहीं मैं बता रही, जैसे अपना 2-3 घंटे मैथ्स को दिया, 3 घंटे 4 घंटे जितने में भी आपका हो गया, उसके अलावा फिर इंग्लिश को दिया, गैप ले लेके देती थी। बट हाँ, इतना टाइम मैं डेली जो है देती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। मतलब 7 घंटे तो आप लगा लो नॉर्मली थे, इतना टाइम नॉर्मल था। और जो लास्ट का महीना चल रहा था उसमें तो लगा लो आप, मैं मतलब पूरा दिन ही कुछ ना कुछ रिलेटेड ही करती थी। अगर करती भी थी मन माइंड फ्रेश करने के लिए भी, तो भी वो होता था कि चलो ये वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, अब इससे बोर हो गए तो। पर ये था कि पढ़ाई जो थी कंटिन्यू सुबह से शाम जो है, कभी मॉक टेस्ट दे लिया, कभी कुछ कर लिया, रिलेटेड चीज़ें ही कर रही थी मैं। और गाइस ट्रस्ट में 6 महीने ढंग से पढ़ लेते हो आप तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होने वाला है। और मेरा भी हो जाता, होते होते बस रह गया, बट कोई बात नहीं। कांस्टेबल का एग्ज़ाम जब मैंने दिया था, 25 नवंबर को जो था मेरा CPO का एग्ज़ाम हो गया था, और उसके बाद मैंने बुक्स टच भी नहीं की थी बिल्कुल ही, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो होता है ना कि यार इतना पढ़ा, इसी दिन के लिए पढ़ रहे थे, और ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। मुझे पता लग गया था कहीं ना कहीं कि एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया है, बट फिर भी एक होप हो रही थी कि यार अगर टफ़ आया भी है तो सबके लिए आया होगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए अलग से तो आया नहीं होगा। अब वही चीज़ थी। और इसके अलावा फिर मेरी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की डेट आई। हालांकि कांस्टेबल का जो फॉर्म था वो मैंने ऐसे ही फिल कर दिया था, इसलिए कि चलो अगर बाय चांस एक बार को हो गया कि CPO में नहीं हुआ तो दिल्ली पुलिस जाना, तो दिल्ली पुलिस में ही है, चाहे CPO से जाओ चाहे उससे जाओ। क्योंकि मैंने CPO में भी टारगेट दिल्ली पुलिस ही रखा था, क्योंकि सेकंड एग्ज़ाम उसमें इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश मुझे पता था मैं पूरा अच्छे से कर देने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर था इंग्लिश का। तो सब कुछ सोच समझ के मैंने CPO का डिसाइड किया था, तो हुआ नहीं। तो फिर मैंने कहा अब कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, एक वो होता है ना कि आप जब SI की होप करें यार कांस्टेबल बनोगे, आता है मन में, बट फिर भी मैंने ये सब कुछ ना सोचते हुए एक पढ़ाई तो मैंने नहीं की थी। फिर मैंने जब तक मेरा कांस्टेबल का बीच में 20 दिन का गैप था पूरा, हो सकता था कि आप पढ़ सकते थे, पर वही था कि अंदर से एक वो हिम्मत सी नहीं आ रही थी कि यार पढ़ ले दोबारा। बस एक ही चीज़ थी कि GK की मैं वीडियोज़ देख लिया करती थी बीच बीच में। और हाँ गाइस, कांस्टेबल का एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था उन 20 दिनों में। ये था कि फॉर्म भरा है तो देने चले जाते हैं। हाँ, बस एक चीज़ की थी, एक दिन पहले पता नहीं कहाँ से मन आया, एक दिन पहले कि यार एक बार एनालिसिस देख लेते हैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो कैसा आ रहा है। और ट्रस्ट में गाइस, एनालिसिस से मुझे इतनी हेल्प मिल गई ना, मैं क्या बताऊँ। उस टाइम मेरे को कंप्यूटर में हेल्प मिली थी, वैसे बेसिकली मैं बताऊँ तो कंप्यूटर में मिली थी। मैथ्स का तो मेरा अच्छा खासा, कांस्टेबल के एग्ज़ाम के हिसाब से मेरी मैथ्स बहुत अच्छी मतलब कवर हो गई थी। तो हुआ ये कि
एनालिसिस से मुझे हेल्प मिल गई कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर तो मैंने बिल्कुल ही वैसे भी नहीं पढ़ा था, मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं। तो एनालिसिस में मैंने क्वेश्चंस देखे कि हाँ ये इस टाइप के आ रहे हैं, तो वो चीज़ मैंने देख लिया। और फिर अगले दिन 15 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था, तो उस दिन मैं देने जाती हूँ तो मैं वहाँ जाती हूँ और 89 क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट करती हूँ। सारे नहीं अटैम्प्ट करके आई थी कि नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो 89 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए, जिसमें कि मेरे 70 क्वेश्चंस जो थे वो कम्प्लीटली सही थे। जब आंसर किया ही तो मैंने देखा, अब 19 क्वेश्चन उसमें से गलत हो गए थे। 19 क्वेश्चन का हिसाब आपका बन जाता है 4.75 मार्क्स जो हैं वो आपके कट गए, नेगेटिव मार्किंग से 70 में से कट गए। तो 65.25 जो था वो मेरा रॉ स्कोर रहा था। तो गाइज उस टाइम जो है काफ़ी सारी कट ऑफ्स की वीडियो आ रही थी कि यूट्यूब पे कि ये रहने वाली है। अब कट ऑफ में हुआ क्या कि सबके मार्क्स में देख रही थी अराउंड गर्ल्स के ज़्यादातर कि 45, 50, 55, 60 इतने ही घूम रहे थे। 60 से ऊपर वाली गर्ल्स मैंने काफ़ी कम देखी थी ज़्यादा वाली भी, बट ऐसा नहीं है बहुत सारी मतलब एकदम भीड़ लगी हुई थी, बहुत कम थी, बहुत रेयर। तो उस टाइम कहीं ना कहीं मन में ये था कि भाई 65.25 मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा स्कोर है अगर बाकियों का इतना आ रहा है तो खुशी तो थी एक मन में। 90% में श्योर हो चुकी थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, बट 10% इसलिए वो था कि लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के, क्योंकि पिछले साल के जो फीमेल्स की कट ऑफ गई हुई थी वो कहीं 64, 65 और 66 तो इस तरह से गई हुई थी। तो ये था कि यार 90% तो मैं श्योर हूँ, बट 10% मुझे ये डगमगा रहे लास्ट ईयर की कट ऑफ जो देखे। बट जब रिजल्ट आया, और कसम से गई जिस दिन रिजल्ट था यानी 15 मार्च को, उस दिन मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि जो मेरा CPO का एग्ज़ाम था और जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, दोनों में ही 25 लास्ट एज होती है, आप मतलब दे सकते हैं। और दोनों ही मेरा लास्ट एज के उस पर था, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने जो ये फॉर्म फिल किए थे तब मैं 23 की थी, बट आपको पता है कितना लंबा प्रोसेस होता है इन सब में कि टाइम ऐसे निकल जाता है। सारे 24 की मैं हो चुकी हूँ अब, और अभी तक आप देख सकते हो कोई इस तरह का नोटिफिकेशन या फॉर्म जो है वो आई नहीं। मुझे पता था आएंगी नहीं, इस वजह से मैं लास्ट अटेम्प्ट समझ के इसको कर रही थी पूरा। तो 15 मार्च को रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हुआ, और ठीक है मतलब अच्छा लगा नाम देख के अपना। फिर थोड़े टाइम बाद जो है नॉर्मलाइज स्कोर भी आ गए, वो तो और अच्छे 72.77 जो था मेरा रॉ स्कोर रहा, वो नॉर्मलाइज स्कोर रहा था। तो मतलब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी थी। मैंने कहा हाँ यार, जो मेहनत आप करते हो ना वो कहीं ना कहीं पे बैक आपको मिलता ज़रूर है, बस एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत कर रहे हो, पर ऐसा है कि आपने आज 4-5 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन आधा घंटा भी नहीं पढ़ा, फिर परसों सोच रहे हो आप 6-7 घंटे पढ़ लो, ऐसे नहीं होगा। डेली अगर 2 ही घंटे दे रहे हो तो डेली देने पड़ेंगे आपको। ये बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है आपकी तैयारी का। सो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से अब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के बताती रहूँगी इसी तरह से। और आपको कोई चीज़ जाननी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, तो मेरे को आइडियाज़ मिलते रहेंगे मैं आपको और क्या क्या चीज़ें बताऊँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सभी जो है अपना इसी तरह से मेहनत करते रहो, और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। मुझे भी CPO में नहीं मिली, बट कांस्टेबल में तो मिली गई ना, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत ज़रूर काम आएगी। इसलिए लगातार लगे रहने की ज़रूरत है, और अपने आप में विश्वास रखिए, ज़रूर होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।